बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना आदिल और आप देख रहे हैं सबकी आवाज़ सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि आज फिर यासिर विदाउट एनी नोटिस पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हूँ और हम इंटरटेनमेंट ना करें, मज़े ना करें, मज़ेदार सी बातें ना करें, ये नहीं हो सकता। तो आज इट वुड बी जस्ट मी एंड माई ऑडियंस, और आज हम बहुत मज़े की बातें करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, और मेरे पास है जी ढेर सारे टॉपिक्स। तो ढेर सारे टॉपिक्स के अंदर हम लोग स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के दिन की बात की जाए तो कल का दिन बहुत खुशगवार रहा, मौसम भी अच्छा था। अब ठंड हो गई है और जब तक जो है आप लोग और मुझे रास्ते में आते हुए ये नज़र नहीं आएगा ना कि सब ने फॉलो करना शुरू कर दिया है सर्दियों का ड्रेस कोड, तब तक मैं यही कहती रहूँगी मॉर्निंग शो में कि प्लीज़ 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 अपना सर्दियों वाले कपड़े निकाल लें, ज़्यादा गर्म कपड़े ना पहने, लेकिन फिर भी बेहतर कपड़े पहने और लेयर ड्रेसेस पहने। मतलब जैसे कि मैं अपने साथ एक जैकेट कैरी करती हूँ, जब भी मुझे ठंड फील हो रही हो तो मैं जैकेट भी पहन लेती हूँ। तो इसी तरह से आप भी लेयर्ड कपड़ों की तरफ आ जाएं, शॉल अपने साथ कैरी कर लें अगर आप बाहर जा रहे हैं। और खानों में भी जो है ज़्यादा जो ठंडी ठंडी चीज़ें होती है ना, वो ड्राई फ्रूट्स का अब ज़माना आ गया, तो ड्राई फ्रूट्स की तरफ भी आप लोग आना शुरू हो जाए, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है अपनी केयर करना। और सर्दियों के अंदर जो है ना, इम्यून सिस्टम को जो है अपने और अपने आप को मोटिवेटेड रखना और अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर ये सारी बातें हम लोग करते रहते हैं और करते ही रहेंगे और आपको बताते रहेंगे जब तक मुझे पता नहीं ना चल जाएगा कि आप लोग फॉलो करना शुरू हो गए, तब तक मैंने ये करते रहना है। खैर अब हम आ जाते हैं अपने इंडेक्स पर। बहुत सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम आज बात करेंगे जॉयलैंड पर। अगर हम जॉयलैंड की बात करें तो कल के प्रोग्राम के अंदर हमने एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन की थी जॉयलैंड पे, और आज हम फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे हैशटैग बैन जॉयलैंड पर, और आज जो है जॉयलैंड क्लियर हो गई है। तो एक्चुअल में कल वजीर आजम ने इस चीज़ पर नोटिस लिया था कि एक ऐसी मूवी जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड है, उसको जो है अवार्ड मिलने वाला है या फिर मिलेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे मास्टरपीसेस बनते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार बना दिया गया, और वो कंट्रोवर्सीज वैलिड भी हो सकती है, बिकॉज ना मैंने ना आपने, हम में से किसी ने भी मूवी नहीं देखी है, तो हम कोई भी हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो जॉयलैंड की अगर हम बात करें तो कल हम लोगों ने इस चीज़ पर कॉन्वर्सेशन की कि क्यों बैन किया गया है, वजूहात क्या थी, रीजंस क्या थी, और ये सब चीज़ों पर बैन की बातें हम लोगों ने की। लेकिन आज 9 रुकनी एक सेंसर बोर्ड बनाया गया था जिसने सिर्फ यही फैसला करना था कि वेदर जॉयलैंड मूवी जो है हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस और हमारे कल्चर को निगेट करती है या नहीं। लेकिन सेंसर बोर्ड ने जॉयलैंड को क्लियर कर दिया है। बहुत माइनर एडिटिंग जो है वो इंस्ट्रक्ट की गई है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर मैं अभी सब बता दूंगी तो आप प्रोग्राम नहीं देखेंगे, तो इसीलिए हम लोग इतना ही बताऊंगी कि क्लियर कर दिया गया है, कैसे क्लियर किया गया है, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे जी लॉन्ग मार्च के बारे में। तो लॉन्ग मार्च जो है ऑब्वियसली पीटीआई के चेयरमैन जो है वो कातिलाना हमले की वजह से जो है इस पर शुमार तो नहीं हो रहे, शामिल तो नहीं हो रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है लॉन्ग मार्च अपने रास्ते पे रवा दवा है, अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है और खुशाब जो है पहुंचने वाला है। और वहां पे जो है एक आम तातील का ऐलान कर दिया गया है लॉन्ग मार्च की वजह से। अच्छा, मज़ेदार सी बात ये होती है कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, छुट्टी हो जाती है स्कूल से, कॉलेज से या किसी भी जगह से, तो बहुत मज़ा आता है। मतलब वी आर लाइक यार आउट ऑफ नोवेयर छुट्टी आ गई है। मतलब 14 अगस्त की छुट्टी तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब जो अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ होती है ना बच्चों की छोटी छोटी, वो बच्चों में बड़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं। अच्छा छुट्टी भी है कल, तो वो आउट ऑफ नोवेयर जो छुट्टियाँ आती है ना, वो स्पेशली बच्चों के लिए बड़ी मज़ेदार सी होती है। तो एक्चुअल में खुशाब में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि खुशाब से गुजरने वाला है लॉन्ग मार्च। तो किसी भी किस्म की जो है अटेंशन और इरिटेशन और इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जो है छुट्टी का ऐलान किया गया है। इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे पाकिस्तान की वाहिद मेट्रो ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन के बारे में, कि वहां पर
कुछ ऐसे मसाइल का सामना है जिसको काफी हद तक नोटिस करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है। तो एक्चुअल में देखेंगे कि वहां पर सिक्योरिटी का क्या इशू है, क्या इश्यूज फेस किए जा रहे हैं और किस चीज पर काम होना अभी भी ऑरेंज लाइन ट्रेन में बाकी है। ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात करें तो जब ऑरेंज लाइन ट्रेन ना शुरू में स्टार्ट हुई थी तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। मेरे घर के बिल्कुल सामने से गुजरती है, तो छत पे हम लोग, मैं अक्सर जब चाय पी रही होती हूँ, अकेली होती हूँ, तो मैं छत पे जाके वहां पर देखती हूँ, तो बड़ा क्यूट सा लगता है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन, कभी इधर जा रही है उधर जा रही है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो हम लोग असल में बात करेंगे, वैसे मैंने ट्रैवल भी किया है, मुझे बड़ा शौक था, तो मैंने वो क्या कहते हैं एक एक्सपीरियंस के लिए जो है ऑरेंज लाइन को ट्रैवल किया था। तो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा ट्रैवल है, एक सेफ साउंड ट्रैवल है। लेकिन अब जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर कुछ मसाइल का सामना है। तो वो मसाइल क्या है, सिक्योरिटी के क्या इश्यूज हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या किया गया है और जो किया था क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, इस बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या अपडेट्स हैं। उसके बाद जी बात की जाएगी किसानों के बारे में। तो किसान, पाकिस्तान एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, किसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर किसान हमारे लिए ज़रूरी है तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम भी उनका ख्याल करें। तो गवर्नमेंट ने जो है ECC की तरफ से जो है अप्रूव कर दिया गया है किसान फंड। अगर हम इसकी थोड़े से बैकग्राउंड में जाएँ तो हम लोगों ने अपने मॉर्निंग शो में ही बताया था कि वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब वो किसान फंड अनाउंस कर रहे हैं और आम इकसात पर जो है बहुत आसान इकसात पर जो है किसानों को कर्जे दिए जाएंगे और जिनसे वो जो है इजीली अपनी जो है फील्ड्स पर काम कर सकेंगे और अपनी क्रॉप्स पर काम कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें, तो आज फिर से उस चीज़ को, उन यादों को ताज़ा करेंगे और आप तक शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि किसान फंड की क्या डिटेल्स है, इनके बारे में भी बात करेंगे। देन बात करेंगे कोविड-19 की। तो हम लोग हमेशा से इस चीज़ को ऐड भी करते आए हैं और हम लोग करते भी रहेंगे। कोविड-19 इज़ अ वेरी डेंजरस एस्पेक्ट। अगर हम लोग अराउंड द ग्लोब देखें तो एक मेजर इम्पैक्ट, मतलब हम लोग अगर इसी चीज़ को नोटिस करें तो पिछले 3 साल ने हमारी जितनी भी एज, अगर इफ आई एम लाइक 20, तो पिछले 3 साल में इतना मेजर चेंज आया है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी डाइवर्सिटी के अंदर, कल्चर के अंदर, जो कि हम लोगों ने पिछले 2 डेकेड्स में भी ऑब्जर्व नहीं किया। एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, एवरीथिंग वाज सो चेंज्ड। हर चीज के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हर चीज के अंदर हमने मेजर चेंज देखा और वो देखा हमने कोविड-19 की वजह से। कोविड की जो सिचुएशन थी हम लोग काफी हद तक उसको ओवरकम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग मुकम्मल जीत नहीं सके हैं। तो मुकम्मल जीत के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी हिफाजत करनी होगी, हाइजीनिक कंडीशंस का बहुत ज्यादा जो है हमें ख्याल रखना होगा और उसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करना होगा और क्या क्या करना होगा, ये सब आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इस वक्त कोविड की पाकिस्तान में और अराउंड द वर्ल्ड क्या सिचुएशन चल रही है और हमें किस तरह से इससे लड़ना चाहिए। उफ़ल्लाह, इतने सारे टॉपिक्स हैं एंड आई एम जस्ट वरिड के यासिर क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं मुझे खुद बोलने पड़ेंगे और उसके फौरन बाद मैंने ब्रेक ले लेनी है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है, क्योंकि मुझे तो भाई प्यास लग जाती होती है, बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ मैं और एक्चुअल में पानी पीना चाहिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खैर, अब हम लोग बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, विच इज़ क्रिकेट। तो क्रिकेट की अगर हम बात करें, रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2022, जिसके अंदर फाइनल में पहुंच के पाकिस्तान हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। बाबर आजम के लिए एक बड़ी खबर। तो बाबर आजम की जो कारकर्दगी है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनको लेकर क्या अपडेट्स आई हैं और ओवरऑल क्रिकेट के अंदर उनका जो रुतबा है वो कितना बढ़ा या कम हुआ है, आज उसके बारे में बात करेंगे कि क्या अपडेट्स हैं इस चीज को लेकर। फिर हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले आयरलैंड की विमेन क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान आई थी, उसके बारे में, कौन जीता कौन हारा, किसने ले ली बाजी, इस पर भी बात की जाएगी। साथ में हम लोग जो है और भी मजीद कॉन्वर्सेशंस करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड, T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड और आने वाला जो टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, उससे भी रिलेटेड बात करेंगे। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन होगी क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि क्रिकेट में एक स्पेसिफिक टॉपिक पे तो आप रह नहीं सकते। बाबर आजम की बात होगी तो पूरी पाकिस्तानी टीम की बात होगी, पूरी पाकिस्तानी टीम की बात होगी तो T20 वर्ल्ड कप की बात होगी। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है और मुझे बहुत मजा आता है इसमें बात करने का, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। देन हम खुद जानते हैं कि घर में
हम लोगों ने फ्राइड चीज़ें बनाना बंद कर दी हैं, हम लोगों ने जो है ऑयल और घी का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है। स्पेशली जो ख़वातीन होती है ना, घरेलू ख़वातीन होती है, वो हाथ खींच लेती है साथ ही, जैसे जो चीज़ महंगी होती है ना वही चीज़ पर हाथ खींच लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्याज महंगा हो गया है तो वो खाना बनाते हुए प्याज कम डालेंगे क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमारी घर की ख़वातीन करती हुई नज़र आती है, हमारे घर में माएँ करती नज़र आती हैं। हम कहते हैं मामा पराठा बना दे, तो मामा कहती है मोटी हो जाओगी, और असल रीज़न ये होती है कि भाई ऑयल जो है, घी जो है वो आसमानों को छू रही है उसकी प्राइस, और एक्चुअल में 1 किलो घी ऐसा लगता है जैसे 1 किलो सोना लेने जा रहे हैं मार्केट से। तो इस तरह की भी सिचुएशंस हमें नजर आई है। घी और ऑयल की प्राइस जो है वो मेजर इंक्रीज उनके अंदर आया है, लेकिन यहाँ पर डीलर्स की तरफ से एक खबर हमें मौसूल हुई है। ज़राए का कहना यह है कि इंपोर्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाम ऑयल अगर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं तो हम लोग घी और ऑयल की कीमत में तकरीबन 100 रुपीस तक की कमी ला सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम अगर अपनी इंपोर्ट को बढ़ाएंगे तो हमारी डोमेस्टिक घी और ऑयल की कीमत कैसे कम होगी। तो इस पर भी कॉन्वर्सेशन की जाएगी। उसके बाद दिल थाम कर बैठे हैं, आज हम आपको एक वो क्या कहते हैं होलनाक खबर सुनाने वाले हैं। तो जी इंटरमीडिएट के सेकंड एनुअल एग्जाम्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो जो बच्चे जो हैं अभी तक स्टडीज में सीरियस नहीं हुए हैं और मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि नंबर नहीं आते फिर, और उसके बाद फिर जब स्टार लगते हैं ना, तो वो स्टार जो होते हैं वो अच्छे वाले स्टार नहीं होते जो रिजल्ट कार्ड पर लगे होते हैं। तो बेहतर है कि उन स्टार से बचा जाए और जल्दी जल्दी पढ़ें, अच्छे मार्क्स लें, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। तो इंटरमीडिएट के सेकंड एनुअल एग्जाम्स जो है 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। यख ठंड के अंदर जो है ना आपको पेपर देना पड़ेगा। जब आपके हाथ जो है वो बिल्कुल ठंडे हुए होंगे उस वक्त आपको लिखना पड़ेगा। तो जल्दी से कमर बस्ता हो जाए, तैयारी श्यारी पकड़ ले, और सिर्फ मेरे ख्याल में 13-14 दिन रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी तैयारी कर लें। और वैसे में भी अगर हम लोग बात करें तो इंटरमीडिएट का सेकेंड एनुअल भाई बहुत मुश्किल होता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। स्पेशली जो साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ओ माय गॉड बहुत ही भाई मुश्किल है। और उसके बाद आप लोगों को एक और वो क्या कहते हैं बहुत ही डिफिकल्ट टास्क से गुजरना पड़ता है, इसलिए इंटरमीडिएट को तो बहुत सीरियस लेना चाहिए। और देन हम लोग बात करने वाले हैं जी टेलीनॉर के बारे में। तो टेलीनॉर के बारे में हम लोग बड़ी बातें कर रहे थे, भाई टेलीनॉर जो है पिछले कुछ सालों से जो है वो लॉस में जा रहा है। टेलीनॉर के बारे में बहुत सारी गॉसिप्स हो रही, तो फाइनली खबर सामने आ गई है जी कि टेलीनॉर जो है वो सेल हो चुका है। बहुत सारी खबरें आ रही थी, यूएई की कोई कंपनी है, सऊदी अरेबिया की कंपनी इंटरेस्टेड है, जैज इंटरेस्टेड है, बहुत सारी हम लोगों ने बातें की थी, लेकिन बाजी किसने मारी है ये भी आपको बताएंगे कि अब टेलीनॉर जो है वो किसके अंडर काम करने वाला है, और आप लोगों को अब जो है किसके पैकेजेस महंगे पड़ने वाले हैं। तो ये सारी बातें भी करेंगे जी कि एक्चुअल में टेलीनॉर को किसने खरीद लिया और किसने बाजी मार ली, और ये बात भी होगी। और देन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान की बैडमिंटन चैंपियन माहूर जो है वो रिश्ता अज़दवाज में बन चुकी हैं। एक उनकी शादी किससे हुई है, वो एक आर्मी पर्सन है, मेजर है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जोड़ी है। उनकी पिक्चर्स भी शेयर करेंगे, उनकी खूबसूरत यादें शेयर करेंगे। तो जी माहूर जो है वो एक रिश्ता अज़दवाज में बन चुकी है। रिसेंटली हमने ये भी खबर सुनी थी, बहुत गर्दिश की थी ये खबर ना, कि माहूर ने जो है वो फाइनल सीरीज़ में ना, इंटरनेशनल सीरीज़ में खेलने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था जी कि मैं नेक्स्ट मंथ जो है मेरी शादी है, मैं शादी की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है गेम खेलने के लिए। तो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हैं, मैंने उनकी बहुत वीडियोस देखी हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर एंड शी इज़ सो प्रिटी माशाल्लाह, और उनका कपल बहुत खूबसूरत है। तो आज उनके बारे में भी बात करेंगे कि माहूर उनका बैडमिंटन से लेके जो करियर था वो कैसा रहा, और उन्होंने कितनी कामयाबियाँ हासिल की हैं, ओलंपिक की चैंपियन रही हैं जी। और ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे। तो ये था हमारा आज का इंडेक्स। हम लोगों ने आपको बता दिया है कि आज हम कितनी ढेर सारी बातें करने वाले हैं, और इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं हूं और एंटरटेनमेंट ना हो तो ये नहीं हो सकता। यासिर ना थोड़े से हैं टची हैं पॉलिटिक्स को लेके, लेकिन आप टेंशन ना ले, मैं हूं ना, तो आज वाकई में मैं हूं ना। तो इसीलिए अब आपका टाइम हो जाता है जी चाय बनाने का। जल्दी से चाय का कप पकड़ ले और वापस आ जाए मेरी तरफ।
तरफ और हम लोग करेंगे बेशुमार बातें, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन, बहुत मजेदार सी बातें। यासिर आज बीमार है, उनका भी अभी मुझे मैसेज रिसीव हुआ है एंड ही इज अनवेल एंड आई विश हिम। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जान है तो जहान है, तो प्लीज अपना ख्याल रखा करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगैन एंड अगैन हमेशा कहते रहेंगे हम, जब तक आप अमल नहीं करेंगे। यासिर को मैं हमेशा कहती हूँ और यासिर खुद भी कहते हैं, लेकिन खुद अमल करते हमें नजर नहीं आए। तो एहतियात इलाज से बेहतर है, इसीलिए बेहतर है कि आप अपनी सेहत का इतना ख्याल रखें और अपनी हाइजेनिक कंडीशन का बहुत ख्याल रखें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं जी लॉन्ग मार्च पे, और लॉन्ग मार्च जो है कल खुशाब पहुंचने की उम्मीद है और इमरान खान साहब इसकी सरबराही करेंगे। लेकिन थोड़ा आगे जाकर रावलपिंडी में जाकर जो है इमरान खान साहब फिर लॉन्ग मार्च से मिलेंगे, इस तरह की खबरें जो है सामने आ रही हैं। लेकिन आज हम लोग अभी हालिया सिचुएशन की बात करेंगे। तो आज लॉन्ग मार्च में बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है खिजर भुट्टा साहब ने, जो कि हमारे वॉइस न्यूज़ की टीम के एक वाइटल पार्ट है। तो अस्सलाम वालेकुम खिजर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आ रही है आवाज आपको? अच्छा खिजर साहब, क्या हाल चाल है, मिजाज कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खिजर सर, आज सवाल करेंगे, लॉन्ग मार्च खुशाब पहुंचने वाला है और वहां पर आम तातील का जो है ऐलान कर दिया गया है, कल छुट्टी होगी। क्या कहेंगे इस बारे में कि एजुकेशन का जो सिस्टम है क्या अब इस तरह की चीज़ों से इफेक्ट होना शुरू हो गया है? देखें जी, सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च की अगर बात की जाए कि लॉन्ग मार्च से क्या क्या डिपार्टमेंट या क्या क्या इदारे कौन से इफेक्ट हुए हैं और किस चीज़ को जो है इससे नुकसान पहुंचे हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो इससे असर जो है, हम ये बात करते हैं कि इसका असर जो है वो सिर्फ उसी जगह पे पड़ा है जहां से ये लॉन्ग मार्च गुजर रहा है। उस इलाकों से लगा पड़ा है जिस ट्रू। इलाके से ये लॉन्ग मार्च गुजरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसके मुल्हक्का इलाके या उसके साथ के इलाकों पे पड़ा है। इसका इफेक्ट पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पड़ा है इस लॉन्ग मार्च एग्जैक्टली। के जो, क्योंकि जब आपको याद होगा कि 5 से 6 लोगों ने मोटरवे को बंद किया हुआ था रावलपिंडी को, उस पे ट्रैफिक बड़ी जैम रही हमारे, और उसमें जो हमारी आने आमदोरफ्त थी वो बंद हो गई। उसके बाद फिर जो स्कूल स्कूल के तालीमी इदारे हैं तो ज़ाहिर है रास्तों में बैंक्स को बंद किया गया। उसके बाद फिर इदारे बंद किए गए, स्कूल बंद किए गए, क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात को देखना होता है। तो जो खुशाब में आम तातील का ऐलान कर दिया है कि जी आज छुट्टी होगी स्कूलों में, तो देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे तालीम का निज़ाम जो है वो पहले भी इतना मतलब कि उसका हिसाब किताब ख़राब हुआ हुआ है, उसका इतना हमारे अंदर जो है मामला पहले ही ख़राब चल रहे हैं। लेकिन एक मज़ीद इस तरह से चीज़ें करना कि देखें लॉन्ग मार्च का किसी सरकारी इदारे या किसी इस तरह के तालीमी इदारे से क्या ताल्लुक है कि आप कौन सा ऐसा जो है वो सरकारी दौरा हो रहा है या कौन सा ऐसा जो है वो तालीमी निज़ाम के हवाले से कोई ऐसा दौरा हो रहा है कि जिसके वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। देखें ये चीज़ें तो एक, अब देखें पंजाब में हुकूमत उनकी अपनी है, तो वो सारे पंजाब को भी बंद करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत उनकी अपनी अपनी है इस पंजाब में। तो वो पूरा पंजाब भी जो है अगर बंद करना चाहें तो वो कर सकते हैं, सारे इदारों को छुट्टी दे दें, फिर सबको बंद कर दें कि लॉन्ग मार्च में सबको बुला लें, और हालांकि ये अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस तरह से देखें कब तक करेंगे, और ये आम तातील जो है ये इसलिए की गई है देखें क्योंकि वहां पे अवाम आजकल लॉन्ग मार्च में नहीं निकल रही है। जो असल आपको बात बताऊं कि अवाम खान साहब को देखने के लिए निकलती है, अवाम खान साहब को सुनने के लिए निकलती है, अवाम खान साहब की एक झलक देखने के लिए घरों से निकल आती है। उसमें चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जो हों, मर्द हों, खवातीन हों, सब निकल आते हैं। लेकिन खान साहब नहीं है, तो उस अब लॉन्ग मार्च को उस तरह दिखाने में बड़े मसाइल दरपेश हो रहे हैं कि जिस तरह से तो पहले खिज़र साहब, इसका ये मतलब है कि लॉन्ग मार्च में खान साहब नहीं है, इसका मतलब ये है कि लॉन्ग मार्च के अंदर एक रूह की जो वो वैल्यू होती है वो खान साहब ही हैं। मतलब ये कि रावलपिंडी में जब खान साहब आएंगे तभी पता चलेगा कि लॉन्ग मार्च कितना सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली देखें लॉन्ग मार्च, तहरीक इंसाफ, पीटीआई, ये सारा नाम सब कुछ मिला के इकट्ठा किया जाए तो सिर्फ इमरान खान साहब बनते हैं एक। बिल्कुल। और लॉन्ग मार्च सब कुछ जो है इसका ये सारा किस लिए, ये सब खान साहब को देखने के लिए है। ट्रू। और में तो को नो डाउट कि खान साहब जैसे रिकवर होते हैं, उनको अल्लाह ताला जल्द सेहत याब करे, वो जैसे रिकवर होते हैं तो वो सीधा जो है रावलपिंडी से ज्वाइन करेंगे, और रावलपिंडी में जो है वो एक टाइम देखने वाला होगा। अब ये नहीं पता कि कब तक वो रिकवर होते हैं और रावलपिंडी पहुंचते हैं, और जब वो रावलपिंडी पहुंचेंगे तो नो डाउट कि उसमें जो है मजीद इजाफा हो सकता है अवाम का, बिल्कुल ठीक है। जैदी हो अच्छा सकती सर, है। खजीर साहब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करूंगी। आपने कहा कि इंटरनेशनली भी लॉन्ग मार्च का बहुत एक गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। उसके अंदर हम रिसेंट इवेंट्स को देखें तो चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था जो कि नहीं आए, नहीं उन्होंने मुलतवी कर नहीं, दिया। चाइनीज फिर सऊदी प्रिंस साहब, आप ने आना था, क्राउन प्रिंस ने आना था, वो चाइनीज भी नहीं आए। प्रेसिडेंट नहीं आना था।
अभी सॉरी। सऊदी अरब के वलीअहद ने आना था, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आना था। जी। तो वो 21 नवंबर को आ रहे थे पाकिस्तान, हम्म। जिनका दौरा मुलतवी किया गया। अब हम्म। उस चीज को देखिए, दो चीजें देखी जा रही हैं। एक, हुकूमत की तरफ से ये देखा जा रहा है कि वो खान साहब के लॉन्ग मार्च की वजह से मुलतवी हुआ है, हम्म। और दूसरा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो दौरा जो है वो इसलिए मुलतवी हुआ है कि उन्होंने इंडोनेशिया में जो है वहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे कुछ 19 ममालिक जो उसमें शामिल हो रहे हैं, वहाँ पे उनका जाना जरूरी है, तो इसलिए वो वहाँ पे चले गए हैं। हम्म। तो मतलब ये है कि अगर इस चीज को से देखा जाए तो नुकसान तो हुआ है पाकिस्तान का, बिल्कुल इसका ऐसे ही इफेक्ट है। तो पड़ा है हम्म। पाकिस्तान के, अच्छा सर, चाहे वो जो भी बात यहाँ करे। पे ये वी ऑल नो, है। वी ऑल नो, जी। थैंक यू सो मच सर। खिज़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और यासिर हमेशा जो है वो, अल्लाह मैं कितनी बातें कर रही हूँ। एनीवेज, तो टॉपिक बहुत ज़्यादा है और एक्चुअल में मैंने इंडेक्स भी बहुत लंबा बताया है, तो आज मैं वाकई में इसको कवर करने वाली हूँ। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जी जॉयलैंड के बारे में। तो जॉयलैंड एक ऐसी मूवी जो कि कांस का अवार्ड भी जीती और उसके बाद उसको स्टैंडिंग ऑडिशन भी मिला और बहुत ज़्यादा पज़िराई दी गई इंटरनेशनली, और फिर नॉमिनेट किया गया टोरंटो के बाद। इसको नॉमिनेट किया गया ऑस्कर के लिए, लेकिन ऑस्कर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जो कि ये है कि 7 दिन के लिए पेरेंट कंट्री के अंदर, जिस कंट्री के अंदर, जिस स्टेट के अंदर ये मूवी बनाई जा रही है, वहाँ पर प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए या फिर वैसे भी सिनेमास के अंदर का रुख करने के लिए जॉयलैंड जब गया तो 3 सेंसर बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिया बहुत माइनर चेंजेस के बाद। लेकिन उसके बाद जो है ये खबर सामने आई कि एक नोटिफिकेशन के थ्रू जॉयलैंड को बैन कर दिया गया है अपनी रिलीज के सिर्फ 1 हफ्ता पहले। उसके बाद ये खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म की तरफ से 8 रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया सिर्फ जॉयलैंड को रिव्यू करने के लिए, और उसके बाद जॉयलैंड को क्लियर कर दिया गया है। तो आज हम फिर से आसिफ साहब, आसिफ हनीफ साहब जो कि हमारे सीजीए तज्जियाकार हैं और जो है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, वो हमें ज्वाइन भी करेंगे। उनका कल भी हमने तज्जिया लिया था, उनके ओपिनियन से हमने आपको आगाह भी किया था। अब मज़ीद भी बात करेंगे, अगर हम लोग इस पर मज़ीद कॉन्वर्सेशन करें तो जॉयलैंड एक ख्वाजा सरा के गिर्द घूमती कहानी है और उसके अंदर जो मरकज़ी किरदार है वो अलीना खान ने अदा किया है। उसके अंदर बहुत अहम किरदार भी हमें नज़र आए, सानिया सईद जो कि बहुत अरसे से हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं वो नज़र आई हमें, सरवत भी हमें नज़र आई इसके अंदर। तो इनके कैरेक्टर्स में भी बात की जाएगी और क्यों क्लियर किया गया है ये भी बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। सुबह की आवाज में आप सब लोग, आपके सामीन को आदाब अर्ज़ है। थैंक यू सो मच सर। जॉयलैंड को क्लियर कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बात दरअसल ये है कि अगर तो ये पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान के मीडिया का और पाकिस्तान की सकाफत का मसला था और पाकिस्तानियों की इसमें क्या नाम के बेहतरी थी या पाकिस्तानियों की तर्जुमानी करती थी, तो फिर तो हर माशरे में उस माशरे के तहजीब और तमद्दन को मद्देनजर रखते हुए, उनके ईमान और इत्तेकाद को नजर रखते हुए चीजों को उस पैराए में लाकर जो है लोगों की तवज्जो का मरकज बनाना चाहिए। लेकिन अफसोस बात सिर्फ यही है कि जिस तरह आपने ये कहा है कि जनाब इसको टोरंटो में अवार्ड मिल गया है, इसको कैन्स अवार्ड मिल गया है और इसकी रिक्वायरमेंट ऑस्कर के अवार्ड में जाने के लिए है कि इसको पेरेंट कंट्री में 7 दिन दिखाया जाए, ये सरासर गलत है। ये मगरबी तहजीब तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई पाकिस्तान की अवाम की या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की या पाकिस्तान की क्रिएटिव आर्ट्स की कोई पैदावार ऐसी नहीं है, बल्कि ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान पर साइन किया गया, भाई आप ये चीज बनाइए, हम इसमें स्पॉन्सर करते हैं और फिर इस चीज के जरिए जो है ना हम आपके माशरों, आपके मीडिया को और आपके जराए अबलाग को डिक्टेट करेंगे कि आप इस तरह से मज़ामीन को दिखाइए। all is objectable is that point of view। अगर ये तो बिल्कुल यहाँ पर एक बात नजर आई कि पहले अप्रूव हुआ, फिर उसके बाद बैन कर दी गई, फिर उसके बाद क्लियर कर दिया गया। ये कहा यह जा रहा है इन लॉन्ग रन के बाकी जो मसाइल पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए इस मूवी को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे?
मैंने आपसे कल के प्रोग्राम में भी आपसे यही कहा था कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद दहाइयों से यही सिलसिला चला आता जा रहा है कि जो कोई एक मसला हमें दरपेश होता है, हम उस मसले को हल करने की बजाय स्लाइडें चेंज करते रहते हैं ट्रू। और क्या नाम के मसलों को जो है वो उससे अवाम की तवज्जो हटा देते हैं। चाहे वो कभी हम कोई मजहबी मसला कर लें, चाहे कभी हम कोई ऐसा फितना और फसाद इकट्ठा करते हैं जो असल मसले की तरफ से तवज्जो हटाकर अवाम को बेवकूफ बनाकर और मीडिया को क्या नाम के जो है ना उसकी तवज्जो हटा देता है। तो एक 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 ये भी चक्कर है जो कि पाकिस्तान में एक मुस्तनद है। सराय अब्लाग जो है वो इतने ज्यादा आजाद और इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है कि वो सही मायनों में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तहत अवाम की राय और मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा जो मसाइल पाकिस्तान को पेश आ रहे हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो इक्तिसादी हैं, चाहे वो समाजी हैं, उसमें अपना कुलीदी किरदार अदा कर सके। बल्कि हमेशा से यही होता चला आया है कि मीडिया में और ज़राए इब्लाग में स्कूप्स जो हैं वो लोगों को दिए जाते हैं। देखिए, एक मगरिब और मशरिक में ज़राए इब्लाग का एक फर्क है कि मगरिब में ज़राए इब्लाग अपने प्रोग्राम और अपने काम की वजह से दिखा जाता है, जबकि मशरिक में जो है शख्सियतों को क्रिएट किया जाता है। चाहे आप वो सियासत में देख लें, चाहे आप वो आप इसमें क्या नाम के आपकी मजहबी उसमें देख लें, चाहे आप आवामी पराय में देख लें। आप पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च चल रहा है, पाकिस्तान में कभी कहते हैं जी कि आवे आवे बेनजीर आवे, आवे नवाज शरीफ आवे। कभी इस बात की तरफ तवज्जो दी नहीं गई कि पाकिस्तान के कर्बो जवार से लेकर अवामी राय अवाम को तरबियत की जाए और अवाम के तशख्खुस को उजागर किया जाए। यही तरीका है कि हमने हमेशा इम्पोजर्स को जो है वेलकम किया है और अपनी राय और अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी अवाम की खातिर इकदामात नहीं उठाए हैं। चाहे वो मीडिया हो जाए, चाहे वो सियासत हो जाए, चाहे वो कोई भी हमारा सियासी, समाजी, इंसाफी, कानूनी या जुडिशली कोई भी मसला हो, हम उसमें चंद लोगों को मद्देनजर रखते हैं और उनके मफाद की खातिर हम अपने मुल्क को और अवामी मफाद को बलाए ताक रख देते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर मैं सवाल करना चाहूँगी, अगर हम लोग इसी चीज़ को नोटिस करें तो पाकिस्तान के अंदर भी ऑल नो कि ख्वाजा सरा और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन जो है हम नोटिस करते हैं, और यहाँ वाकई में एक वी लुक डाउन अपॉन द पीपल, लुक डाउन अपॉन देम। तो हम लोग ये जो गैप है इसको किस तरह से कवर कर सकते हैं? इफ़ वी डू नॉट यूज़ द मीडिया देन हाउ वुड वी बी एबल टू डू दिस? It's not about the media that the media does it. देखिए, एक बहुत बड़ी मिथ है कि जनाब सारे काम मीडिया ही करेगा। देखिए, सबसे पहले ये है कि बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में आप ईंट या पत्थर उठाएं तो सहाफी है, ईंट या पत्थर उठाएं तो आपको चैनल नजर आ रहे हैं। बेतहाशा दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में इतने ज्यादा ज़राए इब्लाग के जरिए आ चुके हैं, लेकिन हुकूमतों ने और हमारी तहजीब व तमद्दुन के दायराकार में रहते हुए हमने अपनी मीडिया पॉलिसी को अपने आईन, अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन के हिसाब से हमने इनको पॉलिसी नहीं दी है। अब ये मीडिया का कसूर नहीं है, ये हुकूमतों का मुकन्नना का, आपकी असम्बलियों का, आपकी जुडिशरी का, इन तमाम इदारों का काम है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर कर तमाम महकमों को आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक फ्रेमवर्क है, एक कानून है, एक तरीक़ेकार है कि किसी को भी किसी पर अपनी जो है ना क्या नाम के सोच और फिक्र और अपना अथॉरिटी जो है ना बेजा इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। हर कोई शख्स जो है, हर कोई शख्स, फर्द, इदारा जो है वो कानून के दायराकार में है। और सबसे बड़ा हमारा कानून जो है हमारा उसवा हसना कुरान मजीद है। और इस कुरान मजीद, क्योंकि हम एक नजरियाती कौम है और हमारी दुनियावी इंस्टीट्यूशंस को भी की इंस्पिरेशन भी जो है
वो बेसिकली इज फ्रॉम द कुरान एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हसना है। लेकिन आप देखिए कि अभी तक जो है पाकिस्तान, ताजीरात पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इट गेट्स इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश लॉ। आपको मैं एक बात बता दूं कि बरतानिया में कोई तहरीरी कानून नहीं है, बल्कि वक्त की मुनासबत से और मसाइलों के पेश आने से कानून की इंटरप्रिटेशन होती है। लेकिन हमारे यहाँ कानून जो है, हम उसको दफात पाकिस्तान के वो जो है, वो उसकी इंस्पिरेशन जो है इंग्लिश लॉ है। सबसे पहले हमें इस बात की कोशिश करनी है कि हम एक कौम है और हमारे एहसास और हमारी बुनियाद जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्या हमारा आईन और दस्तूर जो है इसके ताबे है? और दस्तूर अगर इसके ताबे है तो उस लिहाज से हमारे इदारे और हमारे जो मुख्तलिफ मैकेनिज्म है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो जाए, चाहे वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, क्या वो तमाम लोग इस अहम जिम्मेदारी को अवाम की और कानून की पासदारी समझकर अदा करते हैं, या सिर्फ वो इन कवानीन को अवाम को दबाने के लिए, उनको स्ट्रेस करने के लिए, या एक मखसूस तबके को हर किस्म की हर जायज और नाजायज बरात देने के लिए? ठीक है, अगर ये फिल्म दिखानी, देखिए इसको लॉजिक ये ना बनाइए कि कैन में इसने विन किया है। कैन में जिस कैटेगरी में विन किया है वो बड़ी ऑब्जेक्टेबल है, और दूसरा ये है कि ऑस्कर में जानी है तो हमें इसको क्या नाम के देखना चाहिए। नहीं, बल्कि पहले ये पाकिस्तान में दिखी जाती और फिर बैनुल अक़वामी मीडिया ये देखता कि यार ये पाकिस्तान की क्रिएटिविटी है, ये पाकिस्तान के वो है। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स हो रहा है। वो पहले जो है कि मुझे तो इस बात का भी शुबा हो रहा है कि क्या ये पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स और पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स हैं, या कोई बैरूनी अनासिर जो है इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके अंदर अपूर्वा नामी एक इंडियन अमेरिकन ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। लिखी एक लाहौरी निसाद पर्सन ने है, साइम सादी की तरफ से डायरेक्ट भी की गई है, लिखी भी गई है। और अपूर्वा उनकी क्लास फेलो थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ से जो है इनका कनेक्शन बना था और फिर इन्होंने जो है मूवी पाकिस्तान आगे प्रोड्यूस की थी। तो बात दरअसल यही है। तो जो एंगल उन्होंने दिखाया है, कल हम बात ये कर रहे थे कि इसका टेलर ही पे इतना ऑब्जेक्टेबल है, तो it is not about the transgender rights और ख्वाजा सराओं के राइट्स। इट्स अबाउट कि उन्होंने एंगल जो दिखाया है, they are twisting it towards the lust and the romance. That is not right. Even अगर आप इस तबके के लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करके कहें और उनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू पूछें, तो वो भी कहेंगे ये हमारी अक्कासी नहीं है। हम तो इस माशरे में मुसावी हकूक, तालीम का हक, रोजगार का हक और एक मुसावी तौर पर शहरियत के हकूक चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप हमें जो इस्तेमाल करें बेरार रवि के सब्जेक्टों में। ठीक है, तो बात अगर ये उनके स्ट्रगल की थी, उनकी तो यहाँ पे आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ आसिफ साहब, मैं पूछना ये चाहूंगी कि आपके ख्याल में अगर हम लोग इसी चीज पर बात करें तो फिर इसको बैन कर देने के बाद फिर से क्लियर क्यों किया गया है? क्या अब पाकिस्तान के कल्चर पर, पाकिस्तान की सकाफत पर, हमारे नॉर्म्स पर क्या अब क्वेश्चन नहीं होगा? तो क्यों क्लियर किया गया है आखिर इसको? फिर बात दरअसल यही है कि अगर अवाम की राय सबसे पहले लेते, देखिए ज़राए अबलाग पाकिस्तान में है, डिबेट कराते इस पे, और क्या नाम के इसके कॉन्टेक्ट और इसके स्क्रिप्ट किसी को कुछ पता नहीं है, बना क्या है, क्या होना था, एकदम से ही कुछ मौका भी ऐसा था, कुछ लॉन्ग मार्च चल रहा है, कुछ हुकूमत को जस्टिफाई। देखिए इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ही दे देता हूँ। आपकी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है जी, जिनका ये पोर्टफोलियो है, उन्होंने आके इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बिल्कुल, यानी कि I think they do not think themselves as being capable of talking about the complex issue. तो इस चीज को डिबेट होनी चाहिए थी। अब ये है कि आपके इदारों का
अब मुझे बताइए यहाँ पर क्रेडिबिलिटी, यहाँ पर आपकी सेंसर बोर्ड की क्रेडिबिलिटी क्या आ जाती है, यहाँ पर आपकी जनाब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी क्या आ जाती है। यानी कि अगर तमाम इदारों को हाकना चंद फर्दों ने ही है, तो फिर यार ये सेटअप किस किस वजह से है? आवाम क्यों इस सफेद हाथी को बर्दाश्त कर रहे हैं? देखिए, अब सेंसर बोर्ड पहले हाँ फिर ना, लेकिन सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिवल बात यह है कि हम सिर्फ हमारे इदारे और हमारे कवानीनी और हमारी अदालतें इसी वजह से किसी चीज को किसी चीज की परमिशन देंगी या नहीं देंगी क्योंकि वो बैनुल अक़वामी तौर पर सराही जा रही है। तो बैनुल अक़वामी तौर पर तो और भी बड़ी चीजें उन्होंने अपने तहजीब व तमद्दन में ले ली है। फिर तो आप शराब खाने भी आम कर दीजिए, फिर आप तो कैसीनो भी आम कर दीजिए, फिर आप तो नाइट क्लब भी आम कर दीजिए, है जी। क्योंकि अगर आप ये देखना है कि जी मगरिब में जिस चीज को महजब समझा जाता है, अगर हमने अपनी सकाफत को बुलाकर उसको महजब कराना है तो फिर तो सारी चीजें, फिर तो इट्स इन ए लिम्बो सिचुएशन कि जी आपका अपना कोई ज़ाब्ता इखलाक नहीं है, आपके अपने कोई कवानीन नहीं है, आप नफी अपने देखिए हमारे हमसाए मुल्क में भी फिल्में बनती हैं, वहां पर फिल्में बनती हैं उनके अपने मसाइल पर, पहले वो वहां पर मशहूर होती हैं, वो डायरेक्ट अवे कैंस में नहीं जाती हैं। यहाँ पर तो बैरूनी नासिर आ गए हैं जी, उन्होंने इन्वेस्ट किया है और ये करा है और एंगल ट्विस्ट करके ये दिखा दिया, अब ये जनाब ये जाएगी कैन में तो पाकिस्तान में भी जरूरी होना जरूरी है। तो जनाब आप अब तक दूसरों की उतरन को और अपनी तहजीब और तमद्दन और सकाफत को भुलाकर जो है ना इम्पोर्टेड किस्म की चीजों को अपनाकर क्या दुनिया को हम लेसन देना चाह रहे हैं, क्या हम इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि आओ जनाब हम ज़हनी तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर तहरीली होने के लिए तैयार हैं। ट्रू। अच्छा सर, यहाँ पर क्वेश्चन ये करूंगी कि सेंट्रल बोर्ड की तरफ से जो है इसको अप्रूव भी कर दिया गया है, परमिशन भी दे दी गई है कि इसको सिनेमाज में डिस्प्ले कर दिया जाएगा, बहुत माइनर एडिट्स जो है उनकी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि और 1 से 2 मिनट के जो सीन्स हैं वो डिलीट किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया था कि आप इसको दोबारा से रिव्यू करें, तो इस बारे में क्या कहेंगे? गवर्नमेंट की कमेटी ने कहा था कि आप इसको रिव्यू करें। देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टेबल है कि सेंसर बोर्ड ने पहले इसको लाइसेंस दिया, फिर सेंसर बोर्ड ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, फिर जनाब दिया। तो मैं तो जानना चाहूंगा कि क्या हर जगह पर क्या हमारे इदारों में, तमाम इदारों में ऐसे लोग हैं कि जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो कि इन इदारों के साफ तौर क्रेडिबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क हैं भी। अब हर महकमे, हर इदारे में हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की शनाख्त और पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की तहजीब और तमद्दन के अमीन है ये इदारे, लेकिन अब उन इदारों की अमली क्रेडिबिलिटी और अमली परफॉर्मेंस ये देख लें कि जनाब 1 2 3 दफा है, और उसमें भी ये है कि वो जनाब वजीर आजम साहब ने कह दिया। एक तो हर चीज पे जुडिशल कमीशन बन जाता है, होता कुछ नहीं। अब जुडिशल कमीशन ना प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो सबने कह दिया। तो बात दरअसल यही है कि कोई एक मैकेनिज्म नहीं हम 75 साल में बना सके हैं, कोई एक सोच, कोई एक नजरिए को हमने अवामी तौर पर और मुल्की सतह पर उसको मरून मिन्नत नहीं किया, बल्कि चंद लोग, और वो लोग भी जिनके बाद अगर जिनकी क्रेडिबिलिटी गाए बगाए हालात और वाकयात ने साबित किया है कि they were not honest and they were not sincere to the country, वो बार बार आ रहे हैं। तो जनाब फिर मैं तो ये कहूंगा कि नजरिए जरूरत के तहत वो जितने तमाम अदालती फैसले महफूज किए गए थे तो जनाब उनको भी दिखाइए, फिर चीजों को भी दिखाइए कि जो पाकिस्तान में बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं और जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, जिसका पाकिस्तान किस तरह से इंतहा पसंदी का शिकार हुआ है, दहशतगर्दी का सब्जेक्ट हुआ है। तो फिर जनाब मैं तो दरखास्त करूंगा कि हमारे राइटरों से, हमारे दानिशवरों से, हमारे साफियों से कि भाई उनकी क्रिएटिव चीजें भी तो दिखाई जाएं कि जो वो लोग, देखिए वो लोग हमारे ज़राए अबलाग में उन लोगों को रसाई बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने सही मानों में सहाफत की खिदमत की है
और सही मानों में बगैर किसी पार्शियलिटी के, जो मुल्क और कौम के मफाद में था, अवाम की तालीम और तरबियत के लिए बेहतर था, उन लोगों को हमने यकसर निकाल दिया। अब ये जितने भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, आप सिर्फ उन नामों को ही जानते हो, उनके काम नहीं है, उनको तो डिक्टेट करके दे दिया जाता है। अब फिर जब जो डिक्टेट कराने वाले हैं, जो आपको मशहूर बनाने वाले हैं, अगर आप उनके खिलाफ जाएंगे तो जनाब फिर यही हाल होगा, फिर कत्ल और गारत होंगे, फिर सहाफियों के साथ इसी तरह का सलूक होगा। अगर आप वाकई में तहजीब और तमद्दन और सहाफत को एक एक फरीजा समझकर करेंगे, तो आपकी बात करने के तरीके में और आम शख्स की बात के करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। आप कड़वी से कड़वी भी हकीकत को इस तरीके से पेश करें कि जनाब लोग बजाय उससे मुतनफिर होने के उस पे सोचने पर मजबूर हों। हमें हमारे मुल्क में जनाब जितनी आजादी बेधड़क बोलने में है, दुनिया के किसी मुल्क में भी दिखाई नहीं देती। मैं बरतानिया में हूँ, आप सब लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर मीडिया आजाद है, यहाँ पर कोई मीडिया आजाद नहीं है। सिर्फ मीडिया की एक बात क्लैरिफाइड है कि अपनी कौमी और अपने मुल्की मफाद में इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि कवानीन जो है बिल्कुल ठीक है जी। आसिफ सर हमारे साथ मौजूद थे। वाकई में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारी इस वक्त जो कंट्री की सिचुएशन है, स्टेट की सिचुएशन है, उसके अंदर कोई मैकेनिज्म जो है हमें नज़र नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स हमें नज़र नहीं आता, कोई एक सिमेट्री हमें नज़र नहीं आती। इसके बारे में हमने बात की। जॉयलैंड हमारा जो है एक मेन एस्पेक्ट था कि जॉयलैंड को पहले अप्रूव किया गया, 3 सेंसर बोर्ड ने माइनर चेंजेस के बाद अप्रूव किया। 18 नवंबर को बड़ी स्क्रीन पर इसको दिखाया जाने वाला था, लेकिन उससे एक हफ्ता पहले जो है नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया और बैन कर दिया गया जॉयलैंड को। लेकिन उसके बाद फिर से एक गवर्नमेंट कमेटी ने जो है इसको फिर से सेंसर बोर्ड को कहा, रिक्वेस्ट की, जो सिफारिश की गई कि इसको फिर से रिव्यू किया जाए, और उसके बाद जो है इसको फाइनली परमिशन मिल गई डिस्प्ले के लिए और सेंट्रल बोर्ड ने इसको अप्रूव भी कर दिया। आज हम लोग जो है सेहत की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मैं इसलिए कहती हूँ कि भाई जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ की रह गई यहाँ की तमाम तर आराइशें, तमाम तर आसाइशें। तो फिर इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों की शादी भी नहीं हुई होगी, तो अक्सर लोग यही कहते हैं ना, मैं तो नहीं मरना, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो इसीलिए अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखा करें। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए करती हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप रहे और आप बोर ना हो जाए, सुबह जो है आपको बोरिंग डोज ना दिया जाए हमारी तरफ से। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा उसके अंदर चंक डालते हैं। तो इसी के साथ साथ आज हम लोग बात करेंगे सेहत से रिलेटेड। और 3 साल से एक जंग जारी है कोविड-19 के खिलाफ हमारी, लेकिन फिर से एक दफा तो हमें लगा, एक दफा तो ऐसी सिचुएशन आई कि हमें लगा जी कोविड अब खत्म हो गया है, नाउ वी आर एट अ सिचुएशन कि हम लोग विन कर चुके हैं कोविड के खिलाफ अपनी जंग। लेकिन कोरोना वायरस की जो एक लहर थी, छठी लहर, अब फिर से हमें उसका सामना है। कोविड फिर से अपना जो है वो सर उठा रहा है। कितना खतरनाक होगा, कितना जो है ये ड्रेस्टिक हो सकता है हमारे लिए, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से फिर से हम इसको हरा सकते हैं, किस तरह से हम इसको मात दे सकते हैं, ये सारी बातें करने वाले हैं हम अभी इसी वक्त। और इसी के साथ साथ ये भी बताएंगे आपको कि इस वक्त कोविड की पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल क्या है। और अगर मैं इसी पर बात करती जाऊं तो इस वक्त कोविड के मजीद 32 केसेस जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। 46 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और सिचुएशन जो है वो काफ़ी वर्स जा रही है। इसलिए बेहतर है कि आप लोग जो है वैक्सीनेशन की तरफ आ जाएं, प्लीज़ आ जाएं, आपके लिए ही बेहतर है। और मैं हमेशा कहती हूँ और कहती भी रहूँगी कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज, जो कि हमारी हेल्थ एक्सपर्ट है। टाइम टू टाइम हमें बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें भी बताती है हेल्थ से रिलेटेड, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप सुन सकती हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन सकती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, कैसे मिजाज है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा मैम, सबसे पहले 3 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है कोविड के खिलाफ एक जंग लड़ते हैं हम, और फिर भी जो है एक कंप्लीटली आइडियलिज्म की सिचुएशन के बाद कि हमें लगा कि अब कोविड जो है वो खत्म हो चुका है, हमने उसको वॉश आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद अब फिर कोविड सर उठा रहा है। तो क्या हमारी नेग्लिजेंसी है या फिर वाकई में कोविड का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आमना, ये तो एक खाम ख्याली है कि हम कहें कि कोई भी बीमारी जड़ से खत्म हो गई, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। अगर देखा जाए तो हर एक चीज, जैसे इन्फ्लुएंजा हमने एक प्रोग्राम किया था कोल्ड के ऊपर है, हेपेटाइटिस है, एड्स है, ये सारी बीमारियां मौजूद हैं, वायरल इन्फेक्शन मौजूद हैं। हमें इनसे प्रिकॉशन करनी होती है। प्रिकॉशन के लिए हमें, अब हम ये सोचते हैं कि भाई कोविड जो है वो जड़ से खत्म हो जाए। ये बीमारियां जो वायरल इन्फेक्शन है, ये जड़ से खत्म नहीं होते। हाँ, वायरस जो है वो अपनी वेरिएंट जो है वो चेंज कर लेता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लेता है, क्योंकि हर वायरस का ये एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज करता है, अगले वेरिएंट में उससे ज्यादा चेंज होती है। तो इसको हम जब एक के खिलाफ जो है वैक्सीनेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो नया वेरिएंट आता है वो वैक्सीन से इम्यून नहीं होता। तो जरूरी नहीं होता कि हम ये सोचें, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमने इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमने भाई ये वैक्सीन लगा ली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी हम लोग बार बार अवेयरनेस सेशन दे रहे होते हैं, टीवी दे रहा है, सारे लोग अखबारों में देखें, हर कोई बोल रहा है, लेकिन हम लोग जो है अवेयरनेस को आधा समझ रहे हैं। बस हमने ये समझा कि हमने जो है कोविड चला गया, हमने वैक्सीन लगा ली, हम टार्जन बन गए और अब हम जो है इससे लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए चाइना में भी बाकायदा लॉकडाउन हो गया, आपने सुना होगा। अब हमारे मुल्क में फिर भी अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया हुआ है, और हम लोग जो है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काफी बेहतर है, क्योंकि हम जिस तरह की चीजें खाते हैं पीते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि भाई कोविड खत्म हो गया, देखिए हमें ये चीज अभी सोचनी ही नहीं है। हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसको ये सोचना है कि कोविड जो है अभी पूरी दुनिया से खत्म नहीं हुआ, पूरी दुनिया इससे मुकाबला कर रही है, और पाकिस्तान भी इस दुनिया का हिस्सा है और हम लोग दुनिया का हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग जिस तरह से अपने इसका मुकाबला करें, हमें उससे ज्यादा अपनी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम है, अल्लाह ना करे अगर हमारे मुल्क में कोविड की लहर ज्यादा तेजी से फैलती है तो हमारे यहाँ वो सहूलियात नहीं है जो और मुल्कों में है। तो इससे बेहतर है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम उस सिचुएशन पे ही ना पहुंचे, अपने प्यारों को ना खो दे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा देखिए हमारे मुल्क में सब लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई, ये आपको भी मालूम होगा। अब जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई, क्योंकि ये कंटीजियस यानी फैलने वाली बीमारी है, एक से दूसरे, ये उन लोगों को फैलती है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, खास तौर पे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, और ये क्योंकि ये हमारे लंग्स पे, हमारे फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट करती है, तो ये ज्यादा उन लोगों को जो अल्कोहल लेते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, या जिनके फेफड़े कमजोर हैं, किसी भी बीमारी से, एस्थमा है, एलर्जिक कंडीशन है, तो वो लोग हाई रिस्क पे होते हैं। अब जो लोग वैक्सीनेशन करा लेते हैं वो लोग तो चले, आप ये समझे कि वो 60-70% सेफ है, लेकिन अभी तक आपको सबको पता है कि ये वैक्सीनेशन जो है अभी रिसर्च के मराहिल से गुजर रही है। हमें नहीं पता इस वैक्सीनेशन के बाद कितने अर्से तक आप इम्यून रहते हैं। कुछ लोग अब, क्योंकि बूस्टर डोज अब 6 मंथ हो गए हैं, तो आपको फिर बूस्टर डोज लगाना है। लोगों ने अभी तक पहला डोज ही नहीं लगाया, बहुत सारे लोग ऐसे मिसकंसेप्शन उनमें डेवलप हुई है। तो वो लोग हमारे वो लोग हैं जो कि एक वायरस ही है, समझे। वो लोग अपने आप को एक इम्यून सिस्टम उनका भी, जितने भी उनके गिर्द लोग हैं, ये नहीं कि वो दुनिया में किसी को फैलाएंगे, उनके घर में मौजूद लोग, उनके रिलेटिव, उनके प्यारे, उनके बच्चे, अगर उनका बच्चे उनके 2 साल से कम है, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो अगर उन्होंने वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैला है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप खांसते हैं, छींकते हैं, आपको कोविड हो गया, आपने उस इनफैक्ट किसी भी सरफेस को टच कर लिया, उस सरफेस के ऊपर भी जो है ये वायरस जिंदा रहता है। तो आपने ऐसा किया कि आपने अपने घर में खुद वायरस फैलाया। हम ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, नहीं, आप खुद क्या करें। इसमें बिल्कुल सिंपल, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको वैक्सीन अवेलेबल है, आपने वो वैक्सीन लगानी है। 60 to 70% आप उस वैक्सीन से सेफ होते हैं। उसके बाद आपने जो है SOPs को फॉलो करना है। इसमें SOPs को फॉलो करने से हमारे पास बहुत से बेनिफिट हैं। आजकल इन्फ्लुएंजा है, आजकल डेंगू है, आजकल बहुत सारे इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस है, वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत सारी हैं। तो
तो इन सब के लिए अगर हम एसओपी का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। एक स्पेशली मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार आपसे कहते हैं अच्छा कि मैम, आप आपने यही कहा कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो स्पेसिफिकली हम लोग कोविड की बात करें तो जब स्टार्ट में पहली जो इसकी लहर थी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स को बहुत यकीनी बनाया था। सैनिटाइजर्स लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है उसको यकीनी बनाया था, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया था, लोग मास्क का बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। लेकिन अब तो लोग बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए, तो इन चीज़ों का क्या कहेंगे हम? देखे, इंसान का जो एहसास है ना वो इंसान के अंदर होता है। अब हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग सब इतने हेल्थ अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं, लोगों को एक रोल मॉडल बन के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने करके दिखाया, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको वैक्सीनेशन दे रहे हैं और बहुत सारी एसओपीज के लिए मास्क फ्री में दे रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर दे रहे हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ रहे, हम ये समझते हैं कि शायद किसी को कोई फायदा है, फायदा किसी को नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान आपको खुद को है, आपकी। अच्छा, अब हमारे यहाँ पहले एसओपी फॉलो हो रही थी कि जो बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया थे उनके ऊपर पाबंदी थी, बाजारों को जो है वो टाइम कम कर दिया गया था। अब क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगा ली, हमने सारी एसओपी, अब हम देखें बड़े बड़े क्राउडेड एरियाज में, बाजारों में आप रश देखें, शादी हॉलों में आप रश देखें, आप स्कूल में भी, जबकि बच्चों को अब तो स्कूल में भी आपने देखा है कि फाइजर वैक्सीन के लिए रिकमेंड किया गया है 12 से 18 साल के बच्चों को। तो लेकिन अब हर चीज आपके पास मौजूद है। आपको ये चाहिए कि आप क्राउडेड एरिया में जाने से, क्योंकि देखिए क्राउडेड एरिया में अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आप जैसे दूसरे भी ऐसे लापरवाह लोग मौजूद होंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई, तो वो और आप जो है मिलके हेल्दी पर्सन के लिए खतरा है। तो देखिए, हमने एसओपी, इसका हल कोई भी वायरल डिजीज है उसका हल जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रिकॉशन में सबसे अहम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे हमेशा हम बताते हैं कि वैक्सीन के बाद जो है आपने अपना विटामिन D3 का लेवल जो है उसको मेंटेन रखना है, अपने कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखना है, आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी जो है कम से कम 12 गिलास आपने पीना है, और उसके अलावा सख्त पत्तों वाली सब्जियां जो है वो अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। सिट्रस फ्रूट, रसदार जो फ्रूट हैं उनको खाएं, उसमें विटामिन C होता है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और आपके इम्यून सिस्टम। और ओमेगा 3 जो है वो मछली को, अंडे है, मुर्गी है, इसमें मौजूद होता है। उसके अलावा चिया सीड्स जिसे हम तो खलंगा कहते हैं, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज जो है ये आप खाएं, इसमें बड़ी मिकदार में जो है वो आपका ओमेगा 3 मौजूद होता है जो कि विटामिन D3 के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन है। ग्रीन टी को आप अपनी ग्रीन टी पिए जो डिटॉक्स करती है। आप कोशिश करें कि लो फैट डाइट दे। उसके अलावा आपने वॉक को अपना मामूल बनाए, अपने घरों को वेंटिलेटेड रखें, घरों में जो है वो आपने दरवाजे खिड़कियां खुली रखनी है, लेकिन उसके अंदर नेट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल डेंगू का भी बहुत ज्यादा जोर है। और कोविड में बहुत जरूरी है कि आप अपने फेफड़ों को ताजा हवा दें। ताजा हवा देने का मतलब ये है कि आपके घर के दरवाजे खिड़कियां जो है वो नेट के साथ खुले होने चाहिए। आपका कमरा एयर पैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपको अगर डॉक्टर पूछे, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो कि चेस्ट जो है वो वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू। अच्छा मैम, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी वैक्सीन के बारे में ना, पंजाब में तो खैर नहीं, लेकिन अगर हम लोग इफ़ वी गो टू लाइक बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल थॉट्स हमें नज़र आती हैं कि अगर हम लोग वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये जो है हमारे लिए हेल्थ हैजर्ड बन जाएगा, ये जो है एक चाल है हमें मारने के लिए, और ये इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी है। तो इस बारे में क्या कहेंगे, वैक्सीन के लिए जो अवेयरनेस है ये ना सिर्फ कोविड की बल्कि बहुत सारी और जो मेडिसिन हैं या जो भी और बीमारियां हैं उनकी वजह से ये नज़र आती है हमें कि ये अवेयरनेस पंजाब में तो खैर बहुत ज़्यादा है और लोग जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाकी के जो एरियाज़ उनमें नहीं करते, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में जो है हमें एक्सेप्टेंस नहीं नज़र आती है। फिर उसके बाद वैक्सीन्स के अंदर भी वेरिएशन है, फाइजर है, साइनोवैक है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग जो है इसके बारे में अजम्पशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसको किस तरह से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, अब जो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से तो अब तो KPK, बलूचिस्तान, वहां पर भी लोगों को काफी हद तक अवेयरनेस होगी जब लोगों ने बड़ी तादाद में इतना नुकसान देखा।
देखें जब लोगों को इस बात से असल में तरीका होता है अवेयरनेस देने का। अगर आप लोगों को इस तरह से अगर आप उनसे ब्लेम गेम खेल के अवेयरनेस देंगे कि आप लोग समझते नहीं है आप लोगों की वजह से, तो वो लोग और ज्यादा इरिटेट होते हैं। लेकिन ये है कि अवेयरनेस देने का तरीका होता है, अगर आप उनको ये बताएं कि अगर आपको ये हुआ तो आपके अपने प्यारे जो है वो आपसे जुदा हो जाएंगे, और जिनके लिए आप इस दुनिया में मेहनत करते हैं, आप अपने प्यारों के लिए लड़ते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, अगर वही ना रहे तो फिर आप क्या करेंगे। तो इससे एक तो ये है कि देखें एक पत्थर है उससे कतरा कतरा अगर पानी गिरता रहे तो उसमें भी जो है वो दरार पड़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा काम जो है, गवर्नमेंट का काम, हमारा काम, आप सब लोगों का काम है अवेयरनेस देना। हम मुस्तकिल उन लोगों को अवेयरनेस देते रहे, और जरूरी नहीं है कि अगर 100 में से 70 लोग भी जो है वो अगर इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अगर वो वैक्सीनेशन करा लेते हैं, तो हम हर्ड इम्यूनिटी जो है उसको हम डेवलप कर देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो बाकी के लोग हैं वो अगर इम्यून हो गए हैं, उन्होंने अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिया है, वैक्सीनेशन प्रॉपर लगा ली है, तो जो बाकी के लोग हैं वो फिर भी खतरा जो है वो कम हो जाता है, कि कुछ लोग कम रह जाते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन सही। मैम यहाँ पर जो है ना बूस्टर डोज के हिसाब से जो है हमें जो जराए के मुताबिक जो तफसीलात हमें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक बलूचिस्तान में सिर्फ 13% पीपल आर विद द बूस्टर डोज आर डन विद द बूस्टर डोज, और KPK में इसकी तादाद 18% है। इस बारे में क्या कहेंगे कि ये जो अमाउंट है, ये जो परसेंटेज है, ये काफ़ी कम नहीं है? 13% बलूचिस्तान में, KPK में जो है वो 18% है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ हम लोग जो सिंध में हैं, कराची में हैं, लाहौर में लोग हैं, वो तो बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, क्योंकि अब लोग ये समझ रहे हैं, कुछ लोग तो इतने ज्यादा कॉन्शियस हैं जो कि बूस्टर उन्होंने 7-7, 8-8 लगवा लिए। तो बात ये है कि लोगों को एक हमारे जो KPK और बलूचिस्तान के लोग हैं उनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं दी गई। उनके अंदर ये है कि अगर उन्होंने पहला और दूसरा डोज लगा लिया है तो शायद वो उनके लिए काफी है। लेकिन अब अगर वो ये नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, और जब अगर इसकी वेव आई, अगर इसकी लेटेस्ट वेव आई, तो सबसे ज्यादा इसी एरिया के लोगों के ऊपर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा उसके ऊपर इफेक्ट है। इस वैक्सीन की हमें एफिकेसी इतनी पता नहीं है कि ये कितने अरसे तक आपको इम्यून करती है, तो इसके लिए तो हमें बहुत जरूरी है कि हम इसका बूस्टर डोज लें, और उसके साथ साथ हम SOP देखें। इस वक्त हम ब्लाइंडली काम कर रहे हैं सब लोग। अब वैक्सीन इतनी तेजी से आई, इतनी जल्दी हम लोगों के यहाँ वैक्सीन आ गई, चले वैक्सीन अवेलेबल हो गई, कुछ तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। तो हम ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि आपके पास कोई चीज तो मौजूद है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है। स्पेशली जो है अगर ये लोग नहीं लगा रहे तो हमें मैं बार बार यही कहूंगी कि हम अपनी कोशिश जारी रखें, बार बार इन लोगों को बताते रहें। और अच्छा, इसमें एक चीज ये है, इसका हल ये भी है कि हमने जितना काम सिंध, पंजाब, इन एरियाज में किया है, हमें उससे 2 गुना ज्यादा काम जो है बलूचिस्तान और KPK में करना चाहिए। वहाँ ज्यादा सहूलियात देनी चाहिए, लोगों को ज्यादा सेशन करने चाहिए। अगर यहाँ पे हम 50 सेशन करते हैं, हमें वहाँ 100 सेशन करने चाहिए। अगर हम एक दफा यहाँ पे हफ्ते में एक दफा इसके ऊपर बात करते हैं TV पे, मीडिया पे, तो वहाँ हमें 5 डेज बात करनी चाहिए। देखिए, एक चीज बार बार आप उनको कहेंगे और इतने अट्रैक्टिव तरीके से उनसे कहें, उनको ब्लेम करके ना कहें, तो आई थिंक कि वो जरूर इस चीज के ऊपर सोचेंगे। और आप लोगों को मेरा मशवरा ये है कि उस साइड पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस सेशन दें, क्योंकि हम नहीं चाहते, वो भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। अगर उनको तकलीफ होगी तो ऑटोमेटिकली हर पाकिस्तानी इस तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शबाना नाज से हमने बात की कोविड की अब हालिया सिचुएशन क्या है उसके बारे में हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, किस तरह से वैक्सीन को यकीनी बनाया जा सकता है, बूस्टर डोज के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरह से हम अवेयरनेस दे सकते हैं, और किस तरह से परसेंटेज जो बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है, स्पेशली रिमोट एरियाज जो है, बलूचिस्तान के जो रिमोट एरियाज है और KPK में बहुत कम परसेंटेज है, उसको किस तरह से हम लोग जो है बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। उसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, हमें बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर हम कोविड की बात करें तो कोई भी पैंडेमिक जो होती है, कोई भी बीमारी जो होती है, कोई भी वायरस जो सोसाइटी के अंदर जो है या किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो अपने वेरिएंट्स चेंज करता रहता है, और हमारा इम्यून सिस्टम
जो है उससे लड़ने का उस तरह से जो है आदी नहीं होता, जिसकी वजह से हमें प्रिकॉशंस की और उसके साथ साथ प्रॉपर मेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी बातें हम लोगों ने डॉक्टर शबाना नाज से की। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम मैम। आप हमेशा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सी बातें करती रहती है। मैं खुद भी बड़ी टिप्स लेती रहती हूँ कि मैम बालों के लिए क्या किया जाए। तो ये अच्छी चीज़ें होती है। अपना ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से किए गए कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में। सबसे पहले जी किसान फंड है, तो किसान फंड के बारे में भी बात की जाएगी कि इक्तसादी राब्ता कमेटी जिसको हम लोग ECC कहते हैं, उसकी तरफ से जो है किस तरह से अप्रूव किया गया है। हमारे वजीर ख़जाना क्या कहते हैं, इसहाक डार साहब की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आई है कि और खाद की कीमत में जी कितनी कमी वाक़ई हुई है और उसी के साथ साथ जो कर्जे दिए जाएंगे उसके अंदर कितनी ज़्यादा जो है हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई है और आसान इकसात पर किसानों को जो है कर्जे दिए जाएंगे और खाद के लिए जो है वो बिला सूद कर्जे देने का एक फंड जो है वो देने का सामने आया है, हमें न्यूज़ मिली है। तो इसके बारे में हम लोग कॉन्वर्सेशन करें। उसी के साथ साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं जी नेशनल इनोवेशन फंड के बारे, अवार्ड के बारे में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक और नया इनिशिएटिव है हमारे नौजवानों के लिए। और हमारे नौजवानों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग जो है हम लोग बातें करने वाले हैं। 30 नवंबर तक इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो लोग भी इस पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। तो आज इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें होने वाली हैं। तो कमर बस्ता हो जाए। और अब हम इनवाइट करना चाहेंगे यहाँ पे डॉक्टर आगा साजिद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप सुन सकते हैं हमें? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आगा साहब आपकी तबीयत कैसी है, मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब की लॉन्ग बात इस्लामाबाद में इंतजार, आपको भी दावत देंगे, आप भी आ जाएं इंशाल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं ECC की तरफ से अप्रूव किया गया है जी किसान फंड, जो कि ऑब्वियसली हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके बारे में बात करते नजर आते हैं। क्या कहेंगे, कितना फायदेमंद है किसानों के लिए, क्या वाकई में ये बेनिफिशियल होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बेनिफिशियल तो होगा। अब इसमें देखिए कि इकोनॉमी को चलाने के लिए हमारा, असल में मैं इस पे बात करने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली होता ये है कि अगर आप मार्केट से कोई चीज लेने जाते हैं, लाइक सपोज आप चीनी लेने जाते हैं, तो 1 किलो का रेट और होता है, 5 किलो का और होता है, और जाहिर है एक जो अगर पूरा कनस्तर खरीदे तो उसका रेट और होता है, यानी कम होता है अगर आप बल्क में कोई चीज खरीदते हैं। तो हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है कि ऐसी कॉर्पोरेशन कंपनीज हैं कि आप 100 यूनिट इस्तेमाल करें तो कम पैसे हैं, 300 इस्तेमाल करें तो ज्यादा है, 500 इस्तेमाल करें तो और ज्यादा रेट है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उल्टी गंगा बह रही है। ये कैसा बिजनेस कर रहे हैं? तो बात करने का सर ये था कि सबसे पहले हमें ये चीजें देखनी होंगी कि हम जब तक अपनी फैक्ट्रियों को, अपने किसानों को, अपने ताजरों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक हमारी सर्कुलेशन जो बिजनेस की है वो अच्छी नहीं होगी, तब तक हमारी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। तो हमें समझने की जरूरत है, कोई भी जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं तो उन्होंने इस चीज को सबसे पहले देखना होता है कि कहाँ कहाँ पर फ्लॉप पाया जाता है। हमारी प्रॉब्लम ये बन गई कि मैं बिल्कुल किसान की तरफ वापस आऊंगा, लेकिन बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि आप देखें इसके अंदर इस वक्त गैस नहीं है। फैक्ट्रीज जो टैक्सेस की रेशो है वो इस कदर बढ़ा दी कि अफोर्डेबिलिटी नहीं। जो ताजरान हजरात हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, जो फैक्ट्री मालिकान परेशान है, किसान है वो सरापा एहतजाज है। तो जब तक किसी भी मुल्क की, खासतौर पर पाकिस्तान की बात करेंगे, हमारा पाकिस्तान इस वक्त ज़रई मुल्क है, तो जहाँ पर जब प्रोटेक्शन बेहतर नहीं होगी, ज़राअत बेहतर नहीं होगी, ट्रेड नहीं किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा, तो डेवलप चीजें वहाँ पर जितनी भी नई फैक्ट्री होती हैं उनको टैक्स फ्री जोन में लेके आया जाता है, ताकि किसी भी तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता पनपना शुरू कर दें, चलना कंडीशन उनकी डेवलप हो जाती है मार्केट के अंदर, तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बाउंड किया जाता है।
हमारे यहाँ ये होता है कि आप कारोबार करें या ना करें, वेरी 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 अनफॉर्चुनेट चीज है कि मार्केट के अंदर अब ऐसी जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं कि प्रिंटेड रेट के ऊपर गवर्नमेंट पाकिस्तान टैक्स ले लेती है और एक्चुअल रेट प्रिंटेड रेट से भी कम होता है। प्रिंटेड रेट इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसानों को पैकेज देने के लिए कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया है, कर्जों के हवाले से आसान एक साथ पर आसान तरीके से वन विंडो ऑपरेशन के जरिए अगर किसान को कर्जा मिलता है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए फायदामंद होगा और इंशाल्लाह इसके अच्छे नतीजे आएंगे। आगा साहब, आपने स्टार्ट में ही ये बात की थी कि हमारी गवर्नमेंट जो है या कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर है उसको इस चीज़ को वाकई में पेश नज़र रखना चाहिए कि इस वक्त कंट्री के फ्लॉज क्या चल रहे हैं और कंट्री को किन चैलेंजेस का सामना है। अगर हम इसी चीज़ को मद्देनजर रखें तो सैलाब की जो सूरत हाल थी उसके अंदर जो हमारी क्रॉप्स थी और जो हमारी फीड्स थी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। सिंध के अंदर खजूर के बने बनाए जो 40 एकड़ के, जो हमने खुद सुना, खबरों में बहुत ज़्यादा दिखाया भी गया कि 40 एकड़ के खजूर के बने बनाए जो फील्ड थी वो पानी में बह गई और वो कंप्लीटली तबाह हो गई। इसी तरह से बहुत सारी तबाही हुई स्पेशली हमारी किसानों को। तो इसके मद्देनजर क्या वाकई में ये एक एहसन कदम नहीं है? नो, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ऐसा इक़दाम है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन फिर वही बात है कि हमारी पॉलिसीज बड़ी अजीब सी होती हैं। मुझे नहीं पता समझ आती कि या तो ये अनएक्सपर्ट लोग होते हैं या इनके ज़ाती मफादात होते हैं। बात ये है, जैसे अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में जब फ्लड्स आते हैं, तकरीबन हर साल ही आते हैं, इस साल कुछ ज़्यादा लॉस हो गया, तो उसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान एक तो फ्लड रोकने के लिए काम क्यों नहीं कर रही। देखिए, इस पे डैम्स के हवाले से भी हो सकता है, उनकी कुछ जो रास्ता होता है उसको भी डाइवर्ट किया जा सकता है, कम से कम आबादी या खेतों में से ना गुजरे। फिर जो माफिया ग्रुप है जिन्होंने पानी के रास्ते के अंदर खेत बना लिए हैं, वो भी मासूम बन के सामने आ जाते हैं, उसके बाद वो भी रिलीफ मांगते हैं। देखिए, उसको भी रोकना, पूरा साल रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो चीज मैं चाह रहा हूँ कि हमारी सोच ऐसी है, मुझे नहीं पता कि हमारे इंटरेस्ट किस तरह की हैं, मफादात कैसे होते हैं, वक्ती करते हैं। हम भिखारी पैदा कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल क्यों नहीं पैदा करते। जब ये फ्लड, खुदा ना खास्ता, इससे पहले जब जलजला आया तो उस वक्त हमने इमदाद देना शुरू, इमदादी कैंप लगा दी हमने जगह जगह पे। वो जो अभी इमरान खान साहब के दौर में वो जो दस्तरखान का सिलसिला एक शुरू हुआ है वो शुरू कर दिया। हम इनको स्किल्स क्यों नहीं देते। हम इनको 50,000 लाख रुपए या 10,000 रुपए जो भी हम इनको अमाउंट देके कहते आप अपना निजाम चलाएं, हम इनको अच्छा फोरम प्रोवाइड करते, हम इंडस्ट्री क्यों नहीं देते, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं लेके आते। हम उनको भिखारी बना के भीख मांग के, जाहिर है पेट तो मांगता है, एक बंदे ने खा लिया वो पैसे खत्म, लेकिन अगर 20-50 जो भी आप वो अगर किसी जगह पर लगा कर उसकी मुझे आवाज़ जो है शायद कट गई है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तरफ से जो हमें मौसूल हुए हैं 2022 का जो किसान पैकेज है उसकी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की तरफ से जो है इसकी मंजूरी भी हुई है। उनके ज़ेर सदारत जो है ECC का जो इजलास हुआ उसके अंदर जो है किसान की ज़रई कर्ज़ों का जो हुजम होगा 1419 अरब का, और उसी के साथ साथ 1802 अरब रुपए जो है इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। पहले जो था वो कर्जा था 1419 अरब और उसको अब बढ़ाकर 1802 अरब कर दिया गया। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें खाद की, तो खाद की कीमत को 13,750 रुपये से कम करके 11,250 कर दी गई है जी। तो और उसी के साथ साथ 3 लाख ट्यूबवेल्स को जो है सोलर पर मुंतकिल करने के लिए बिला सूद कर्जे देने की भी मंजूरी दी गई है। तो साजिद साहब, ये सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की ECC की जो इजलास था उसके अंदर बताई गई। तो क्या कहेंगे, क्या वाकई में फ़ायदेमंद और कितना ज़्यादा जो है हमारी एग्रीकल्चरल साइड के लिए एक बूस्ट होगा? जी बिल्कुल, हम देखते हैं जिस तरीके से इंटरनेशनली कोई भी मुल्क है, कोई भी कंट्री है, वो कदर जिस फील्ड के अंदर भी उनके पास टेक्नोलॉजी होती है या उनके पास ऑयल होता है गॉड गिफ्टेड, या उनके पास दीगर मादनियात होते हैं
जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एक्सपर्टीज ज़राअत के अंदर हैं, तो वो उस एक्सपर्टीज को मजीद बेहतर करते हुए इंटरनेशनली उस चीज को कैश करवाते हैं। यानी आप देखें कि तुर्की के हवाले से बात करें, ईरान के हवाले से बात करें, साउथ के हवाले से बात करें, इराक के हवाले से बात करें, रूस के हवाले से बात करें, तो ये सारे जो हैं अपना ऑयल जो है उसमें चूंकि वो खुद कफील हैं, उनके पास मौजूद है, और उसी की बिना पर ये टेक्नोलॉजी में और बाकी चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो इंटरनेशनली ट्रेड हैं। तो चूंकि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है और डिपेंडेंट है इस ज़राअत के ऊपर, तो हमें डेफिनेटली सबसे पहले इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए और इसी हवाले से हमें स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो आज इकदाम उठाया गया है, ये बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था इस हवाले से। अब हमारी क्या अजीब सी प्रॉब्लम है कि हमें अपना हक मांगने के लिए सबसे पहले में आना पड़ता है, हमें भूख हड़ताल काटनी पड़ती है, हमें कुछ थोड़ा बहुत अपना जानी और माली नुकसान करना पड़ता है, तब जाके गवर्नमेंट सोचती है इस चीज से। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इकदाम है। इस हवाले से बिल्कुल किसानों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको स्पेस देनी चाहिए। मैं समझता हूँ उनको टैक्स उनके अंदर लेके आना चाहिए, उनको ऐसी फैसिलिटेशंस दी जाएं। इतनी तो कर्जे हैं ना, इसके अलावा अगर भाई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से है कि हम देखते हैं गंदम जो है यहाँ हमारे पाकिस्तान में अभी भी मैनुअल तरीके से हाथ से काटते हैं गंदम। तो अब जो टेक्नोलॉजी मशीन आ गई है, मशीन प्रोवाइड की जाए ताकि टाइम में बेहतर हम पैदावार करके न सिर्फ मुल्क के की जो जरूरियत है उसको पूरी कर सके, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड करके हम डॉलर को भी एक्सचेंज कर सकें। तो बिल्कुल इस स्टेप फॉरवर्ड किसी ने तो करना ही था। अगर इस गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली तो ये नंबर गेम के हद तक तो है, डॉक्यूमेंट्री तो है, इम्प्लीमेंट करने में कामयाब आ जाते हैं, हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारा मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट है। तो विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स हम देखेंगे कि अच्छी एक प्रोग्रेस होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, अगर सर आपने यहीं पर कहा कि दस्तरखान बनाए गए, पनाहगाहें बनाई गई, व्हाई नॉट वी गिव द स्किल्स टू द पीपल, तो इसी बारे में एक नई जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, नेशनल इनोवेशन अवार्ड, जिसके अंदर 20 लाख तक के कर्जे दिए जाएंगे नौजवानों को, और उसकी रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन जो है वो हो रही है, और 15 से 30 साल के जो नौजवान हैं वो इसके अंदर एलिजिबल हैं इसके अंदर ज्वाइन करने के। इस बारे में क्या कहेंगे कि ये कैसा एक प्लान है जो गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, कैसा इनिशिएटिव है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसे फिर वही बात है, डिसएग्री करूंगा। हमारी कौम को जो भिखारी बनाया जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। एक लिहाज से अगर एक एंगल से देखा जाए तो ठीक है, सपोर्ट है, अच्छी चीज है, लेकिन समझने की बात है। मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक शख्स अपने स्कूल के पास से गुजरा, उसने कहा अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो फिर मैं इसी स्कूल का चपड़ासी होता। मतलब आपको चपड़ासी इसी के लिए, आपको भर्ती होने के लिए वहां पर मैट्रिक करना होता है, और अगर आप पढ़े नहीं है तो आप अच्छे तरीके से काउंसलर का इलेक्शन लड़के, बदमाशी करके, और उसके बाद एमएनए एमपीए करके, और फिर वहां पर जाके आप हुकूमत कर सकते हैं। तो हमारे पढ़े लोग बड़े वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमारा कोई सिस्टम ही ऐसा है, हमारा कोई स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो गवर्न किए जा रहे हैं अनपढ़ लोगों के जरिए, अनएक्सपर्ट्स लोग। बड़े अफसोस के साथ चौधरी साहब थे जो पहले लॉ मिनिस्टर, जो उनको लॉ मिनिस्टर होना चाहिए था, वो एडवोकेट थे, लॉयर एक्सपर्ट थे, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगा दिया गया, उनको नशियात में लगा दिया गया। मुझे नहीं समझ आती है कि इनकी क्या एक्सपर्टीज को देके ये प्लानिंग की जाती है। मैं ये कहता हूँ कि नॉट इंडस्ट्रीज 30 लाख तक अगर आसान कर्जा दे, कितने परसेंट यंगस्टर्स को दे रहे हैं, इन्होंने कितने अरब रुपए इस काम के लिए रखी हैं। तो अगर यही कोई इंडस्ट्री यहाँ पर लग जाए, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ जाए और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, तो ये कर्जे की लानत से जान हम इसको ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। हमने अब एक कर्जा दिया, आपको वो लगता है कि कितने परसेंट एक्सपर्ट लोग हैं कि वो इस कर्जे को सही तौर से इस्तेमाल करके बिजनेस फील्ड में आगे जा सकते हैं? मेरी जाती राय है 5% ऐसे लोग हैं जो इस पैसे को जाया कर देंगे। फिर उसके बाद दो तरीके होंगे, या तो वो भाग जाएंगे या उनकी प्रॉपर्टी जो है, जो भी उन्होंने जमानत के तौर पर दी होगी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब्त कर लेगी और वो बैक टू बैक चलना शुरू हो जाएगा उनका सिलसिला। अच्छा सर, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि 20 लाख भी दिए जाएंगे, प्रॉपर असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, टेक्निकल सपोर्ट भी दी जाएगी, और नौजवानों का आइडिया भी जो है पहले उसको भी देखा जाएगा, उसको भी एग्जामिन किया जाएगा वेदर दिस आइडिया वुड वर्क और नॉट। सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से इसको रीड किया जाएगा, उसके बाद जाके
मंजूरी दी जाएगी कर्जों की। तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्या ये वैलिड नहीं होगा? और ऐसे लोग जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि अगर हमारे यहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप प्लान्स होंगे उतना ज़्यादा हमारी जो है ग्रोथ की चांसेस ज़्यादा है। देखिए, बिल्कुल अल्लाह करे ऐसे हो, होप फॉर दी बेस्ट। मैं दुआ हूँ अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, अल्लाह करे ये सब कुछ हो। लेकिन हम तो जो ओल्ड एक्सपीरियंसेस हैं उनको जांचते हुए, उनको भांपते हुए, उनको समझते हुए बात कर रहे हैं कि ऐसा पहले नहीं हुआ। और वेरी अनफॉर्चुनेटली एक प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट लेके आती है, और वेरी अनफॉर्चुनेटली जब उसको कंटिन्यू, चूंकि लॉन्ग टर्म होते हैं ये, जब इनको कंटिन्यू नहीं करने दिया जाता तो फिर वही बातें होती है जो मैं कर चुका हूँ। इसके लिए लॉन्ग टर्म ज्यादा आसान तरीका ये था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती। ऑलरेडी जो बिजनेस होल्डर्स हैं उनके ऊपर से वो जो टैक्सेस के इन्होंने प्रेशर बढ़ा दिया, बिल्ड कर दिया, और हर जगह पे इनको ब्लॉक और बाउंड कर दिया गया है। ले टैक्सेस, मुल्क कोई भी है वो टैक्सेस के बगैर नहीं चलता, उसको टैक्सेस के एम्बिट पे लेके आए, लेकिन उनको फैसिलिटेट तो करे ना, वो कमाएंगे तो टैक्स। बिल्कुल ऐसा ही है जी। थैंक यू सो मच नहीं आगा होगी। साजिद तो साहब, मैं ये हमारे कह रहा साथ था थे। कि अगर जी जी, ये इंडस्ट्रियल, बिल्कुल बिल्कुल। जी इंडस्ट्रियल जोन को अगर करें और गवर्नमेंट ये पैसे देने की बजाय खुद अपनी सरपरस्ती में कोई भी इदारा जनरेट करके, क्रिएट करके, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके, सैलरीड बेसिस पे ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाए, जो आप कहते हैं ना खुद से बिजनेस करे, उसके लिए ताजिर हजरात बहुत हैं। उस ताजिर माफिया को, जो स्टॉकिस्ट हैं, जिन्होंने हीरा अंदोजी करके मुल्क में महंगाई की शक्ल बना दी है, उसको रोकने के ऊपर काम करें। और जो यंगस्टर्स हैं, जो अनएक्सपीरियंस्ड हैं, अनएक्सपर्ट हैं बिजनेस के हवाले से, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। फिर उसके बाद अगर वो अपॉर्चुनिटी के बाद 2, 4, 5, 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर अगर वो कुछ अर्न कर पाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर लेती हैं, फिर उसके बाद अगर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा यूजफुल होगा। अब तक तो अल्लाह करे ऐसा हो जैसे आपने कहा, लेकिन मुझे नहीं ऐसे नजर आ रहा, अल्लाह ना करे ऐसी चीजें बिल्कुल खराब ठीक है, ऐसा ही है वाकई ही में। अगर हम लोग अपने रीसेंट सिनेरियोज को देखें, अपने प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स थे उनको देखें, तो इसी तरह की सिचुएशन हमें सामने आती है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर साबित हो, नौजवानों के लिए साबित हो, और स्टार्टअप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बेहतरीन बनाया जा सके। तो इसी के साथ साथ आगा साजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे कॉन्वर्सेशन की, बात की इस बारे में कि किसान पैकेज जो है 2022 का उसको अनाउंस कर दिया गया है। 1419 अरब रुपए पहले इसकी मंजूरी थी, लेकिन इसको बढ़ाकर जो है 1802 अरब कर दिया गया है। और एक इजलास हुआ ईसीसी का, जिसकी सदारत कर रहे थे हमारे वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब, उनकी ज़ेर सदारत ये कॉन्फ्रेंस हुई, ये इजलास हुआ, और उसके अंदर जो है अनाउंसमेंट की गई फंड्स की। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 3 लाख जो ट्यूबवेल्स हैं उनको जो है सोलर पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसके लिए बिला सूद कर्जे भी दिए जाएंगे। खाद की कीमत के अंदर भी जो है कमी नज़र आई इस किसान पैकेज के अंदर। और ये सारी कॉन्वर्सेशन हम लोगों ने की। उसके बाद हम लोगों ने आगा साजिद साहब से ही बात की नेशनल इनोवेशन अवार्ड के बारे में, जिसके मुताबिक हुनरमंद नौजवानों को आसान एक साथ पर जो है वो 20 लाख और टेक्निकल सपोर्ट फराहम की जाएगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी जारी है। 30 नवंबर तक जो है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर हम इसकी टेक्निकलिटीज़ के अंदर जाएं तो जी, प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड की एंट्री की तारीख में तौसी कर दी गई है, और ख्वाहिशमंद नौजवान अब 30 नवंबर तक जो है बिजनेस आइडियाज़ की एंट्री जमा भी करवा सकते हैं। अवार्ड जीतने वाले नौजवानों को हुकूमत बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए भी देगी, उसकी असिस्टेंस भी की जाएगी, और टेक्निकल सपोर्ट भी फराहम करने वाली है हुकूमत की तरफ से। ये मंसूबा जी सामने आया है। उसके बाद ही अगर आगे बात की जाए तो मंसूबे के तहत 15 से 30 साल के जो नौजवान हैं वो इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और एंट्री जमा करवा सकते हैं। जिनके पास बिजनेस का आइडिया है और जो एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं, और 20 लाख के फंड का जो है वो उसके लिए जो है अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं और उसके लिए एंट्री करवा सकते हैं। इसके साथ मज़ीद जो है इसकी डिटेल्स बताते हुए कहा गया कि नौजवान फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट और इसके अलावा बिजनेस आइडियाज़ जितने भी उनके पास हैं, न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो जमा करवाएं
अपनी जो एप्लीकेशन है उसके साथ जमा करवाएं और फिर उसके अंदर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए 20 लाख और उसके साथ साथ असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी और मैनेजमेंट प्रोवाइड की जाएगी और उसी के साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट भी दी जाएगी और स्टार्टअप्स के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। मजीद भी इसके बारे में बात करते हुए वज़ीर आज़म साहब जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है अफर्मेशंस देते हुए हमें नज़र आए हैं। अर्बन प्लानिंग की जाएगी जी और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर बात की जाएगी। अगर हम लोग आईटी की बात करें तो आईटी जी वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी फील्ड के अंदर। दिस वर्ड इज़ द वर्ड ऑफ आईटी। द होल ग्लोब इज़ इन अ रेस ऑफ यू नो टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज एंड ऑल दीज थिंग्स। लोग इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, क्रिएशंस कर रहे हैं और इस दौड़ के अंदर जो है शाना बशाना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरे ख्याल की अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मैं तो अप्लाई करने वाली हूँ। आई एम ऑल्सो हैविंग ए स्टार्टअप प्लान, तो लेट्स सी। लेकिन अब जी मेरे फेवरेट टॉपिक पर हम लोग आ चुके हैं और हमारा फेवरेट टॉपिक होने वाला है क्रिकेट। और क्रिकेट की बात की जाए तो बाबर आजम की बात ना करें तो ये हो नहीं सकता, तो बाबर आजम की भी बात की जाएगी। साथ ही साथ आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान आई थी, कौन जीता कौन हारा इस पर बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे और उसी के साथ साथ इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल था उसके बारे में होने वाला था, उसके बारे में बात करेंगे। ये सारी बातें होने वाली हैं आज के हमारे प्रोग्राम में और हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट सर तारिक महवाल ने। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। जी सर, कैसे मिजाज है और सुबह कैसी रही आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज थोड़ी आपकी थोड़ी कट कर रही है, स्क्रैच हो रही है। सर मैं पूछ रही थी कि इस वक्त आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, सुबह की आवाज है, तो मैं सुबह की ताजगी के बारे में पूछ रही थी, क्या वाकई में आपकी सुबह ताजा है हमारा प्रोग्राम देख के? जी बिल्कुल। मैं वैसे तो देखे जाए तो रोजाना जो सुबह होती है तो इतना फ्रेश नहीं होते। जब आपका मैं प्रोग्राम देखता हूँ और आज तो मुझे कमी महसूस हो रही है, यासिर साहब जो उसकी तबीयत नासाज है आपका हिस्सा नहीं बना सके, तो आप यासिर साहब को मैं मिस कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन ब दिन ये प्रोग्राम हमारा अपग्रेड होता जा रहा है। तो आप ये देखें कि सुबह के लिए तो आपको पता है कि वर्जिश करना लाजमी है। जब इंसान वर्जिश नहीं करता उसकी रूटीन नहीं आती, ताजगी नहीं आती। इस तरह अगर सारा दिन रात बंदा सोता रहे और सुबह 10 और 9, 10, 11 बजे उठे तो उसके लिए क्या ताजगी है? उसके लिए ताजगी तो नहीं है। वो बस वो मुंह धो के अपनी रूटीन पे आएगा, लेकिन वो अपनी सेहत के बारे में कुछ नहीं केयर कर रहा। सेहत के लिए जरूरी है कि बंदा रात को जल्द सो जाए और उसके बाद जल्दी उठे, फिर उसके बाद ताजगी है। अगर सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। अच्छा तारिक साहब, यहाँ पर सवाल हम लोगों का असल में जो है वो ये है कि बाबर आजम की क्योंकि ताज़ा तरीन सुबह है और ताज़ा तरीन बाबर आजम से रिलेटेड हम खबर आपको बताने वाले हैं और वो ये है, आपको आइडिया तो होगा, ICC T20 बैटिंग रेटिंग में 1 दर्जा तरक्की कर चुके हैं बाबर आजम साहब और तीसरी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। क्या कहेंगे आप? क्योंकि T20 की अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टार्ट जो था बाबर आजम का इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर जो उन्होंने अपनी धमाकेदार 50s खेली वो बड़ी ज्यादा कंसीडरेबल थी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बाबर आजम की पहली पोजीशन थी, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में आए, उन्होंने PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। PSL के बाद जब वो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू की और के साथ साथ जो T20 में, ODI में, टेस्ट में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उनकी जो रैंकिंग हुई वो तंजली का शिकार होने लगी और साथ साथ उनकी जो बैटिंग लाइन वो लड़खाने लगी। क्योंकि जब आप एक प्लेयर्स को कैप्टन या कप्तानी के फ्राइज को उनको सौंपते हैं तो डेफिनेटली उस पे दबाव तो होता है, प्रेशर पे होता है। अब ये देखें, पहले वो टॉप पोजीशन पे थे, जब से ये कैप्टन हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम स्ट्रांग तो बन गई है, उनके आने से पाकिस्तान भी जीत रही है। लेकिन देखिए पहली पोजीशन पाकिस्तान के बजाय इंडिया के प्लेयर
सूर्या कुमार ने 859 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन उनसे छीन ली है। अगर दूसरी की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान है। अब देखिए रिजवान बाबर आजम के बाद आए थे, लेकिन वो क्या है, वो नहीं है, उनके लिए दबाव नहीं है, लेकिन वो बड़ा इंजॉय करके क्रिकेट खेलते हैं। जो प्लेयर इंजॉय करके क्रिकेट खेलता है और वो प्रेशर और दिमाग में दबाव निकाल देता है, तो वो डेफिनेटली वो हमें अच्छी होती है और वो अच्छी वो टेक्निक। अच्छा तारिक साहब, आपने सूर्या कुमार यादव की बात की, तो हमारे पाकिस्तान के जो क्रिकेट लेजेंड्स हैं वो भी उनकी तारीफें करते नजर आते हैं। लास्ट टाइम जब मैच हुआ तो उसके अंदर वसीम अकरम की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई कि जी सूर्या कुमार यादव तो ऐसा लगता है जैसे किसी और प्लेनेट से आया है, किसी और सियारे से आया है, वो इंसान तो यहाँ का लगता ही नहीं है। वो जिस तरह से खेलता है, जिस तरह से फॉर्म में आता है, ऐसा लगता है कि उस जैसा कोई है ही नहीं। तो वो तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, इवन कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और लेजेंड जो है वो उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करते नजर आते हैं। तो क्या अगर वो फर्स्ट नंबर पर है तो डज ही डिजर्व इट? क्या वो वाकई में उस पोजीशन पर होने चाहिए थे? जी बिल्कुल, वो जिस तरह खेलती हैं, उनकी जो टेक्निक है फ्लिक करने की, वो जो लेफ्ट राइट और फ्रंट पे जो शॉट खेलती हैं, उनके जो डिजर्व। या फिर जवाल की तरफ जाएगी? जी बिल्कुल आमना, ये देखिए ना, ये जो हमारे फेमस प्लेयर जो साबिक क्रिकेटर गुजर चुके हैं, हमारे इंजमाम उल हक जो चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं, वकार यूनिस, वसीम अकरम लीजेंड प्लेयर, और बात की जाए प्रोफेसर मोहम्मद हफीज की, और साथ साथ बात की जाए अब्दुल रज़ाक की, और बात की जाए शोएब मलिक की, वो ऐसे प्लेयर हैं जो आपको जब तक वो थे टीम में, शाहिद अफरीदी भी थे, बूम बूम जिनको लकब दिया था शाहिद खान अफरीदी को। अब ऐसे प्लेयर अगर टीम में होंगे और उनकी सलाह मशवरे होंगे, तो उनकी टेक्निक्स अगर आप वो उसकी एक्सेप्ट करेंगे, तो वो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकती हैं उस क्रिकेट में। अब ये देखिए, जितने भी साबिक क्रिकेटर थे, अब साबिक फास्ट बॉलर स्पीड रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने भी एक बयान जारी किया था कि बाबर आजम को चाहिए ये ओपनिंग ना करें, इनको ओपनिंग नहीं चल रही, इनको वन डाउन पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि हमारा उस टाइम मिडिल ऑर्डर कमजोर था, और मिडिल ऑर्डर कमजोर है आपका, आप ओपनिंग करने जा रहे हो, मोहम्मद रिजवान भी ओपनिंग करने जा रहा है, बाबर आजम भी ओपनिंग करने जा रहा है, रिजर्व पे वन डाउन पे पोजीशन पे हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो जमकर पार्टनरशिप कर सके और अपना अच्छा रन बना सके या दूसरी टीम को बड़ा डिफिकल्ट टारगेट देने में कामयाब हो सके। ऐसे प्लेयर कामयाब नहीं होते। आपको चाहिए कि एक प्लानिंग के तहत टीम बनानी चाहिए, उसके बाद इसमें सिफारशी प्लेयर नहीं चलते। अगर आप इसमें सिफारशी प्लेयर करेंगे तो नहीं, मेरिट पे होना चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर होने चाहिए जो अच्छी इनिंग्स खेलने वाली है, जो टेक्निक को जानते हैं, जो बॉलिंग को जानते हैं, जो फील्डिंग को जानते हैं, जो विनिंग प्लेयर सारी सिचुएशन जानते हैं, तो उसको टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। अब इफ्तिखार अहमद की अगर बात, ऐसे प्लेयर अगर उसमें आएंगे, अब ये देखें उसकी तकरीबन देखा जाए तो 5 से 8 मैच उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, और 5-8 में से आप 3-4 हार गए। बिल्कुल ठीक है जी। तारिक सर बहुत शुक्रिया। बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर हम लोग बात कर रहे थे, ओवरऑल पाकिस्तानी टीम के बारे में बात की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपका टाइम आप हमें देते रहते हैं, स्पोर्ट्स की एनालिसिस जो है हम लोग करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्वर्सेशन रहता है। तो इसी के साथ साथ हमारा आज का प्रोग्राम का टाइम होता है ख़त्म। हम लोगों ने आज बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें की, जिसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया था जॉयलैंड को, जॉयलैंड के बारे में बात की, मूवी को पहले अप्रूव किया गया, फिर बैन किया गया और फिर से अप्रूव कर दिया गया है, और डिस्प्ले के लिए भी परमिशन मिल चुकी है जॉयलैंड को। और उसी के साथ साथ हमने बात की लॉन्ग मार्च, जो कि कल खुशाब पहुंचने वाला है और कल खुशाब में छुट्टी होगी। देन हम लोगों ने बात की जी किसान फंड और उसके साथ साथ नेशनल इनोवेशन फंड के बारे में, सेहत के बारे में भी बातें हुई। इसी के साथ साथ आमना आदिल को दे इजाजत, और आपसे मिलेंगे कल के प्रोग्राम में। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहे सबकी आवाज हमारे साथ।